तो दोस्तों प्राइमरी मार्केट में कल दो बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। एक तरफ मिडवेस्ट आईपीओ में अप्लाई करने का आखिरी दिन होगा एंड वहीं एक तरफ कैनरा एचएसबीसी एलआईसी आईपीओ का लिस्टिंग होने वाला है। इसीलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग इन दोनों टॉपिक के बारे में एकदम से डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि मिडवेस्ट आईपीओ में हमारा फाइनल डिसीजन क्या रहनी चाहिए, हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। वहीं दोस्तों साथ ही साथ बात करेंगे कि कल कैनरा एचएसबीसी आईपीओ का लिस्टिंग होने वाला है, तो क्या इस आईपीओ में जो लोग भी अप्लाई नहीं किए थे उन्हें फ्रेश एंट्री लेना है या फिर नहीं लेना है। एंड अगर फ्रेश एंट्री लेना है तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से हमें इसमें फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए या फिर इवन लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए। तो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको मिडवेस्ट आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए उसका भी एक बेटर डिसीजन मिल सके एंड कैनरा एचएसबीसी आईपीओ को होल्ड करना है, बाई करना है या फिर सेल करना है उसका भी एक बेटर डिसीजन मिल सके। तो चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं मिडवेस्ट आईपीओ के सेकंड डे सब्सक्रिप्शन के बारे में कि दूसरे दिन तक इस आईपीओ को कितना सब्सक्राइब किया गया है। और सबसे पहले दोस्तों क्यूआईबी के बारे में देखा जाए तो इस आईपीओ का क्यूआईबी कोटा ऑलमोस्ट 2 टाइम्स के आसपास तक भरा हुआ है। एचएनआई कोटा ऑलमोस्ट 35 टाइम्स के आसपास तक एंड इवन रिटेल कोटा वही लगभग ऑलमोस्ट 9 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब कर दिया गया है। मतलब दोस्तों टोटल इस आईपीओ को दूसरे दिन ही केवल मोर देन 12 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब किया गया है। मतलब दोस्तों दूसरे दिन ही ये आईपीओ पूरा भर चुका है जो इस आईपीओ के लिए काफ़ी अच्छा माना जाएगा। इसलिए फिलहाल इसके लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन को देखते हुए बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। एंड इवन अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो दोस्तों वैसे तो इस आईपीओ के रिव्यू वाले वीडियो में इस कंपनी के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिटेल में डिस्कशन किए हुए हैं। सो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के अंत में भी उसका लिंक देखने को मिल जाएगा। इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले एक बार इसके रिव्यू वाले वीडियो को भी जरूर देखें सो दैट आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है। बट यहाँ दोस्तों अगर हम शॉर्ट में बात करें तो आपको पता ही होगा कि ये जो कंपनी है वो दोस्तों एक क्लियर मार्केट लीडर है। मतलब दोस्तों ये जो भी ग्रेनाइट माइन करती है उसमें से कंपनी का जो मेन प्रोडक्ट है वो है ब्लैक लेक्सी ग्रेनाइट, जिसका डिमांड आपको फॉरेन कंट्री में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। एंड इसी मेन प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने में ये कंपनी मार्केट लीडर है। यानी अभी फिलहाल इस कंपनी के पास इस सेगमेंट में वही लगभग 64% का मार्केट शेयर है जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा इस कंपनी के लिए। वही नहीं दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। हालांकि वैल्यूएशन थोड़ा सा महंगा है बट कंपनी के ग्रोथ को देखते हुए एंड कंपनी के मार्केट पोजीशन को देखते हुए ये जो वैल्यूएशन है वो दोस्तों ठीक ठाक है। वहीं बात करें जीएमपी के बारे में तो जब मैंने वीडियो बनाया था उस समय इसके ग्रे मार्केट में कोई डिमांड नहीं था। हालांकि मैंने ऑलरेडी बता दिया था आपको कि फिलहाल अभी इसके ग्रे मार्केट में कोई डिमांड नहीं है बट अच्छा खासा आगे इसके ग्रे मार्केट में डिमांड आ सकता है। एंड अभी दोस्तों इसके ग्रे मार्केट में वही लगभग 17 से 18% के आसपास तक डिमांड बना हुआ है। मतलब पर लॉट पे इस आईपीओ में आपको वही कहीं ना कहीं 2500 से लेके 2800 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। इसलिए अगर आप इसके जीएमपी को देखकर अप्लाई करते हैं तो अभी के लिए फिलहाल इतना जीएमपी ठीक ठाक है। इसलिए ये आईपीओ में हम लिस्टिंग गेंस के लिए भी एंड इवन शॉर्ट टर्म के लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों कंपनी का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा है, कंपनी का फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छा है एंड कंपनी का वैल्यूएशन भी आपको ठीक ठाक ही देखने को मिल जाएगा। बट बात वहीं करें इसके एंकर एलोकेशंस के बारे में तो दोस्तों ये कंपनी एंकर के द्वारा ऑलरेडी 134 करोड़ के आसपास तक फंड जो है वो रेज कर चुकी है। एंड इसके एंकर एलोकेशंस में आपको ठीक ठाक एंड काफ़ी जाना माना नाम देखने को मिल जाएगा, जैसे गोल्डमैन सैक्स हो गया, एक्सिस म्यूचुअल फंड हो गया, कोटक महिंद्रा फंड हो गया, आईटीआई मिड कैप हो गया, एडेलविस लाइफ इंश्योरेंस हो गया। इन सारे बड़े एंड पॉपुलर एंकर का नाम इसके एंकर एलोकेशंस में देखने को मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों ये आईपीओ लिस्टिंग गेंस के लिए भी एंड इवन शॉर्ट टर्म के लिए भी ठीक ठाक रहने वाला है। इसलिए मैं तो फिलहाल इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए एंड इवन शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करने वाला हूं। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, आप इसमें लिस्टिंग गेंस के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करने वाले हैं वो भी नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं अब अगर बात कर लेते हैं कैनरा एचएसबीसी के लिस्टिंग के बारे में कि क्या हमें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। तो फिलहाल अभी तक तो दोस्तों इस आईपीओ का मार्केट में उतना ज़्यादा आपको डिमांड देखने को नहीं मिला हुआ है। अगर आप इसके आखिरी सब्सक्रिप्शन को भी देखते हैं तो आखिरी दिन क्यूआईबी की तरफ से ये जो आईपीओ है वो लगभग 7 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब किया गया था। एचएनआई की तरफ से लगभग 33% के आसपास एंड इवन रिटेल की तरफ से ये जो आईपीओ है वो ऑलमोस्ट 42% के आसपास तक सब्सक्राइब किया गया था। मतलब दोस्तों आखिरी दिन तक इस आईपीओ का केवल क्यूआईबी कोटा ही भरा हुआ था,
बाकी रिटेल कोटा एंड एचएनआई कोटा दोस्तों खाली था। यानी रिटेल में एंड एचएनआई में जो लोग भी अप्लाई किए होंगे उन सभी को इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल गया होगा। बट हालांकि दोस्तों अभी फिलहाल मार्केट में काफ़ी अच्छा खासा तेजी बना हुआ है एंड निफ्टी भी आज काफ़ी अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया हुआ है, जिसकी वजह से इसके ग्रे मार्केट में अभी फिलहाल वही लगभग 5% के आसपास डिमांड बना हुआ है। तो इस मोमेंटम को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इसका जो लिस्टिंग है वो आपको फ्लैट या फिर थोड़ा बहुत पॉजिटिव में देखने को मिल सकता है। बट हालांकि दोस्तों कंपनी का ना ही फंडामेंटल आपको उतना बेटर देखने को मिलेगा एंड ना ही इसका वैल्यूएशन आपको उतना बेटर देखने को मिलेगा। इसलिए फिलहाल मैं तो इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री भी अवॉइड करने वाला हूँ, क्योंकि अगर आप इस कंपनी का वैल्यूएशन देखते हैं तो ये कंपनी अपना आईपीओ वहीं लगभग कहीं 86 के पी पे लेके आई थी, जबकि मार्केट में इसी जैसी एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस है एंड एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस है। दोनों का अगर आप पी रेशियो देखते हैं तो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का पी रेशियो लगभग 74 के आसपास आपको देखने को मिलेगा, जबकि एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का पी रेशियो वही लगभग 80 के आसपास देखने को मिल जाएगा। एंड यही नहीं दोस्तों, इन दोनों का अर्निंग पर शेयर जो है वो कैनरा एचएसबीसी से कहीं ज़्यादा है। यानी ये दोनों कंपनी रेवेन्यू के मामले में भी एंड अर्निंग पर शेयर के मामले में भी कैनरा एचएसबीसी से कहीं अच्छा है। इसलिए फिलहाल मैं तो इस आईपीओ में कोई भी फ्रेश एंट्री नहीं लेने वाला हूँ। बाकी दोस्तों अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ है तो कोई भी डिसीजन सोच समझ कर ले। सबसे पहले प्री आईपीओ सेशन में इस आईपीओ का प्राइस एंड वॉल्यूम को अच्छे से एनालिसिस करें एंड उसके बाद ही इस आईपीओ में आपको कोई भी डिसीजन लेनी चाहिए। एंड हाँ दोस्तों, अगर आप भी हमारे साथ मिलकर प्री आईपीओ सेशन में इसके प्राइस एंड वॉल्यूम को अच्छे से एनालिसिस करना चाहते हैं तो मेक श्योर के नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जहाँ पे हम लोग हर आईपीओ को प्री आईपीओ सेशन में ही उसके प्राइस एंड वॉल्यूम को अच्छे से एनालिसिस करते हैं एंड देखने की कोशिश करते हैं कि खुलते ही उस आईपीओ में अच्छा खासा डिमांड आ सकता है या फिर अच्छा खासा सप्लाई देखने को मिल सकता है। बाकी बात दोस्तों, ये तो था मेरा पूरा लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी इस आईपीओ को लेकर। आपका क्या स्ट्रेटजी है? आप इस आईपीओ को होल्ड करने वाले हैं, सेल करने वाले हैं, या फिर आप इसमें फ्रेश एंट्री लेने वाले हैं? वो भी नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। बाकी आज मिडवेस्ट आईपीओ में अप्लाई करने का आखिरी दिन है, तो अभी तक मिडवेस्ट आईपीओ का फुल रिव्यू नहीं देखे हैं तो इस वीडियो पर टैप करके इस आईपीओ का फुल रिव्यू भी देखना ना भूलें।